नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कुमार हिंदी कहानियाँ में। दोस्तों, आज हम सुनेंगे कहानी जीवन साथी। दोस्तों, कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रिया कैलेंडर देखते हुए, अभी 3 दिन बाकी हैं जनाब अपनी सालगिरह को। तभी अमर उसे पीछे से आकर पकड़ लेता है। 1 साल होने वाले हैं शादी को, और यह रोमांस करने की आदत कम होने की बजाय बढ़ती ही जा रही है। प्रिया ने उसके हाथ कमर से छुड़ाते हुए कहा, अजी, आपका सौंदर्य भी तो दिनों दिन आसमान पर चढ़ता ही जा रहा है। फिर हमारी नादानियाँ तो बढ़ेंगी ही। और उसे ज़्यादा जकड़ लेता है। अरे छोड़ो भी, यह बताओ क्या गिफ्ट दोगे सालगिरह पर? बड़ा सरप्राइज है, टाइम पर ही बताऊंगा। अच्छा जी, चलो टाइम पर ही देखते हैं। और यह चैन गले में तुम कब तक पहनी रहोगी? अब तो मंगलसूत्र आ गया है इसकी जगह। अरे तुमको इससे क्या, यह हमारे प्यार की पहली निशानी है। और दिखाओ तो खोलकर, फोटो वही है इस लॉकेट में या बदल दी? खोलकर देखते हुए, अरे यह तो वही है, बदल दो। अब इन तस्वीरों को शादीशुदा वाली लगा लो। नहीं लगाऊंगी, इसे देखते ही मुझे हमारे शादी से पहले वाला रोमांस वाले दिन याद आते हैं। और मेरा वही नटखट अमर भी। बड़ा सुकून मिलता है इस फोटो को देखकर। यह तो मेरा गुरूर है, इस चैन को तो मैं जिंदगी भर ना उतारूं। ठीक है मेरी अम्मा, जैसी तुम्हारी मर्जी। प्रिया, तभी किचन से आवाज़ आती है। अरे छोड़ो, माँ जी आवाज़ लगा रही है। और छुड़ाकर वह भाग जाती है। कहाँ रह गई थी? अमर को काम के लिए देर हो जाएगी, उसका लंच पैक कर दे। और तुम्हें भी तो आज जल्दी जाना है काम पर। अरे मैं तो भूल ही गई थी। और टिफ़िन पैक करने लगती है। आज प्रिया और अमर की शादी की सालगिरह है। प्रिया काम से जल्दी वापस आ गई थी। उसने भी अमर के लिए सरप्राइज प्लान कर रखा था। आज वह बहुत खुश थी। अमर ने दुनिया भर की खुशियाँ उसकी झोली में डाल दी थी। वह घर सजाते हुए मंद मंद मुस्कुरा रही थी। पूरा घर सजावट से जगमगा रहा था। अमर और संबंधियों का इंतजार था। कान में ईयरफोन लगाकर सजावट के काम में इतनी व्यस्त हो गई थी वह कि आसपास क्या हो रहा है उसकी भी सुध नहीं थी उसे। काम निपटाकर आराम करने के लिए धड़ाम से सोफे पर बैठी और सोचने लगी, अम्मा जी के बाजार से लौटने से पहले ही तैयार हो जाती हूँ, नहीं तो फालतू में चिक चिक करेंगी। टीवी चलाकर न्यूज़ चैनल लगाया और यह क्या, दहशत भरी खबर। शहर के नज़दीक वाले सबसे बड़े बांध पर किसी ने बम लगा दिया था और बड़ा ब्लास्ट हो चुका था। पानी आसपास के क्षेत्र में तेजी से फैल रहा था। वो किसी अनजान डर से सहम गई। उसके हाथ पांव फूल गए। वो भागी भागी छत पर गई। लोग इधर उधर भाग रहे थे। वह भागकर नीचे गई। टीवी में बोल रहा था कि पानी उनके शहर के अंदर प्रवेश कर गया है और जल्द ही पूरे शहर को कवर कर लेगा। और तभी बिजली चली गई। उसका फ़ोन भी नहीं चल रहा था, इंटरनेट भी ठप था। उसे अमर और अम्मा जी की फिक्र सता रही थी। वह भागी भागी बाहर गई। आनन फानन में उसे कुछ सूझ नहीं रहा था। उसने दूर से देखा, 15 फुट वाला जल दैत्य उसकी ओर बढ़ा चला आ रहा था। अगले ही क्षण सबको अपने आगोश में लेता हुआ वह दैत्य सब कुछ समेटता हुआ सबको निगल जाता है। प्रिया की जब आँख खुली तो उसने खुद को एक ऊंचे स्थान पर भीगी हालत में पाया। कुछ लोग उसके आसपास खड़े थे और एक औरत उसके पेट से पानी निकाल रही थी। उसकी आंखों में अब भी वही भयावह दृश्य था। वही ध्वस्त होता परिवेश दिखाई दे रहा था। उसके कानों में अब भी लोगों की वही गर्दन, वही चित्कार की ध्वनि गुंजेमान थी। अचानक वह सन्न से खड़ी हुई और अमर अमर, अम्मा अम्मा चिल्लाने लगी।
तभी वहां खड़े लोगों ने उसे संभाला और कहा कि शांति रखो। यह रेस्क्यू टीम थी और यह कोई हिल स्टेशन जैसा क्षेत्र प्रतीत हो रहा था। यहाँ सिर्फ विलाप और रुदन की ध्वनियाँ ही संपूर्ण वातावरण में गूंज रही थी। आधुनिक सभ्यता के शोर का लेस मात्र भी कहीं अता पता नहीं था। बस एक हेलीकॉप्टर था जो बार बार वहाँ आ जा रहा था और कपड़ों और भोजन के पार्सल नीचे फेंक रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मनुष्य के सभ्य होने या नगरीकरण की शुरुआत से पहले समय हो। टीम के एक सदस्य ने बताया कि देखो, यहाँ तुम्हारे ही जैसे असंख्य लोग हैं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है और अपनी जिंदगी को बचाने की जद्दोजहद में लगे हैं। खाने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। कुछ लोग तो नंगे बदन जमीन पर लेटे हुए थे। उसने लोगों की चित्कार भरी आवाज़ें सुनी। अरे, यह कैसी नई दर्दनाक दुनिया थी। ना किसी के पास अपने प्रियजनों की फ़ोटो थी जिससे कि उन्हें ढूंढा जा सके। ना किसी के पास मोबाइल फ़ोन, ना यहाँ इंटरनेट, ना डाक तार की सुविधा। सारा कुछ इस त्रासदी से छिन्न भिन्न हो गया था। अचानक उसे अपने गले में पड़ी चैन याद आई। उसने देखा वह सुरक्षित थी। उसने उसके लॉकेट को खोल कर देखा। तस्वीर अभी भी सही सलामत थी। तस्वीर देखकर प्रिया फुट फुट कर रोने लगी। घायल हिरनी की भांति अमर अमर करते हुए भाग भाग कर शिविर के एक एक व्यक्ति का मुंह उठा उठा कर देखने लगी। उसके सीने में एक हुक सी उठ रही थी। बचाव टीम उबले हुए चावल बांट रही थी। लोग अपनी भूख शांत करने के खातिर उन चावलों के ऊपर कुत्तों की भांति टूटने लगे। हाय रे जिंदगी, तुझे ऐसे भी जीना पड़ेगा। उसके मुख से एक ठंडी श्वास निकल गई। जब से अमर उसकी ज़िंदगी में आया था, उसके बिना जीने की उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उसके कपड़े भीगे हुए थे। रेस्क्यू टीम ने उसको त्रासदी से अप्रभावित अन्य शहरों के लोगों द्वारा दान किए गए कपड़ों की एक जोड़ी दी। वह जेंट्स कपड़े थे। यह वो समय था जहाँ कपड़ों की संरचना मायने नहीं रखती थी। स्त्री पुरुष बिना किसी ओट या आड़ के कपड़े बदल रहे थे। यहाँ वासना किसी के आंखों में तो क्या, किसी के हृदय में भी नहीं थी। यह आपदा सभी वासनाओं को भी अपने साथ ले गई थी। उसने भी ऐसे ही सबके सामने बदल लिए कपड़े। उसने टीम को अमर की फ़ोटो दिखाई और कहा कि यह मेरे पति हैं, इनके बारे में पता कीजिए प्लीज़। टीम ने फ़ोटो को देखा और कहा कि हम आपके पति को तलाशने की पूरी कोशिश करेंगे। आप शांति रखिए, वो ज़रूर मिल जाएंगे। आखिर भूखी कब तक रहती। अमर से मिलना है तो जिंदा तो रहना ही पड़ेगा, और जिंदा रहना है तो कुछ न कुछ खाना ही पड़ेगा। उसने भी कुछ चावल अपने हाथ पर मांग लिए, क्योंकि वहाँ कोई बर्तन उपलब्ध नहीं था और सभी हाथ पर ही खा रहे थे। कुछ दिन लगे उसे संभलने में। प्रिया भी उनकी ही टीम में शामिल हो गई। वह घायल लोगों की मदद करती, खाना खिलाती, उनको सांत्वना देती। हाँ, बहुत से ऐसे लोग थे जो अपने प्रियजनों से बिछड़ गए थे और अकेले पड़ गए थे। यहाँ अत्यंत पीड़ादायक था। पानी में गाय, भैंसों, बकरियों, मृत लोगों के शव और टहनियाँ तैर रहे थे। यह दृश्य अदर्शनीय थे। यह सब देखकर उसने अपनी आंखें बंद कर ली। उसने बचाव टीम से प्रार्थना की कि वह जिस शहर की है वहां जाने की इच्छुक है, पर टीम के सदस्यों ने बताया कि सैटेलाइट के जरिए सिटी की अवस्था का जायजा लिया जा रहा है। जिस शहर की आप हैं वहां सब कुछ तहस नहस हो चुका है। डैम टूटने के कारण सारा प्रदेश समतल हो चुका है। वहां जाने पर पाबंदी लगा दी गई है और पानी अब भी बह रहा है। आप वहां नहीं जा सकती। प्रिया को और ज़्यादा अवसाद व पीड़ा ने घेर लिया। खैर, जैसे तैसे करके अमर के मिलने की आस में
उसने अपने आप को संभाल लिया। वह बचाव टीम के साथ काम करती हुई अन्य शहरों में भी जाती। वहाँ भी हर चेहरे में अपने हमसफर, अपने प्रेमी, अपने जीवन साथी अमर को ही तलाशती। उसे अपने अन्य किसी रिश्तेदार की तो बिल्कुल भी नहीं पड़ी थी। एक दिन वह टीम के साथ कुछ सामान लेने किसी अन्य त्रासदी से प्रभावित शहर में गई। वहाँ उसने वहाँ के लोगों के हाथों में मोबाइल देखा। यहाँ इंटरनेट सेवा, रेडियो सेवा सब कुछ पहले की तरह संचालित थी। उसने कर्मियों को अपना लॉकेट खोलकर दिखाया और गिड़गिड़ाते स्वर में कहा, यह मेरे पति हैं, बाढ़ में कहीं खो गए हैं, इनको ढूंढने में मेरी मदद कीजिए प्लीज़। उन्होंने अपने मोबाइल में वो फ़ोटो ली और इंटरनेट पर वायरल कर दी। डोंट वरी मैडम, आपके पति अगर जिंदा हुए तो जल्द ही मिल जाएंगे। इस बात ने उसके सीने पर भाले सा प्रहार किया। वह लगभग चीखते हुए रुदनग्रस्त आवाज में बोली, मेरा अमर जिंदा है, मतलब क्या है तुम्हारे बोलने का? टीम के सदस्य अवसाद पीड़ित प्रिया को खींचते हुए बाहर लाकर गाड़ी में बैठा जाते हैं। चलिए मैडम, हमें चलना है अब, आपके पति जल्द ही मिल जाएंगे। भगवान पर विश्वास रखिए और अपना हौसला बरकरार रखिए। समय गुजरता रहा। पीड़ित लोगों ने अपने अपने जीवन से समझौता कर लिया था। सरकार द्वारा दी गई ग्रांट राशि की मदद से असहाय महिलाओं की कुछ समुदाय बनकर उन्हें रोजगार दिया गया। अमर का कुछ भी पता नहीं चल पाया। प्रिया भी एक हिल स्टेशन पर बेकरी वाले एक महिला समुदाय में शामिल हो गई और वहीं पर रहकर अपना जीवन व्यतीत करने लगी। वह यहाँ पर डबल रोटी बनाती, केक बनाती, असहाय लोगों की सहायता करती। हर व्यक्ति जिससे भी उसकी भेंट होती सबसे अमर के बारे में पता लगाने की कोशिश करती। अमर को ढूंढने की यथासंभव कोशिश करती रहती। उसकी अटूट प्रेम और विश्वास को यकीन था कि उसका अमर अभी जिंदा है। उसने अपना सारा जीवन जो उसी के नाम लिख रखा था, वह उसका अंतिम सांस तक इंतजार करेगी। यही अब उसका अंतिम लक्ष्य बन चुका था। अमर की एकमात्र फोटो जो उसके लॉकेट में थी, उसे ही देख देख कर वह यह इंतजार रूपी कठिन तपस्या करती रही। वह जानती थी कि एक ना एक दिन उसे उसकी तपस्या का फल जरूर मिलेगा। दिन गुजरते गए, फिर महीने, फिर साल, फिर सालों गुजर गए। इस दरमियान उसके संपर्क में आए लोगों, दूर शहर से आए पर्यटकों या जिस भी प्राणी से उसकी भेंट हुई, वैसे ऐसा कोई भी नहीं था जिससे कि उसने अमर की चर्चा ना की हो। पर किसी से भी उसे कोई संतुष्ट जानकारी न मिल पाई। सभी उसकी दुख भरी दास्तान सुनते, उसे सांत्वना देते और दिलासा देकर चले जाते। क्या वह अमर का इंतजार करके ठीक कर रही थी? क्या उसने गलत राह चुन ली थी? क्या उसे अमर को भूल जाना चाहिए था और अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर लेनी चाहिए थी? क्या उसकी तपस्या उसको सही दिशा में ले जा रही थी? जी हाँ, तपस्या तो वह शक्ति है जो पत्थर में भी प्राण फूंक दे। आखिरकार 20 वर्ष के बाद उसकी तपस्या में अपना रंग दिखाया। अचानक एक दिन जब दुकान बंद करने का समय हो रहा था, तभी लड़कों का एक झुंड उसकी दुकान पर आया। यह एक स्कूल के विद्यार्थियों का झुंड लग रहा था। उस ग्रुप में 17-18 वर्ष का एक लड़का था जो रंग रूप में, नैन नक्श में, चाल ढाल में अमर का प्रतिरूप लग रहा था। प्रिया ने उस लड़के को देखा और इसी तरह बस एक टक उसे देखते ही जा रही थी, जैसे सदियों से अतृप्त नेत्रों की प्यास बुझा रही हो। आंटी, बटर केक मिलेगा क्या? एक लड़के ने पूछने पर उसकी तंद्रा भंग हुई। वह वर्तमान में आई। वैसे तो वह केक नहीं था उसके पास जो उनको चाहिए था, फिर भी उसने कहा कि हाँ, बैठो बेटा, बैठो, इधर चेयर पर बैठो। बातों बातों में उसने उस लड़के से भी बात की
जो अमर की तरह दिख रहा था। उसकी आवाज़ भी उसे मंत्र मुग्ध कर रही थी। उन सभी को भी प्रिया के प्रति आत्मीयता का भाव महसूस हुआ, क्योंकि वह उनसे बहुत ही ममतामयी और मिलनसार भाव से पेश आई, या यूं कहिए लोगों की मदद करते करते वह ऐसे व्यवहार की आदी हो चुकी थी। प्रिया ने उनके बारे में और भी ज़्यादा जानना चाहा। उनकी वार्तालाप से ज्ञात हुआ कि वह विद्यालय की तरफ से अपने अध्यापक के साथ भ्रमण के लिए इसी हिल स्टेशन पर आए हुए हैं और अभी 2 दिन और रुकेंगे। वह उनके बारे में, विशेषकर उस लड़के के बारे में और ज़्यादा जानने की इच्छुक थी, पर वह जल्दी में थे, विद्यार्थी थे और रात बहुत हो चुकी थी। अगर अनुशासन के विरुद्ध जाते तो अध्यापक द्वारा सजा दी जा सकती थी। प्रिया ने ज़्यादा ही जोर देते हुए कहा कि कल मुझसे ज़रूर मिलना, और बटर केक नहीं था, स्पंज केक पैक किया है, नहीं तो जाकर बोलो आंटी ने धोखा दिया। वो मुस्कुरा दिए। इतने सत्कार से तो वे कोई भी केक खा लेते। प्रिया ने केक के पैसे भी न लिए, बोली इकट्ठे ही दे देना, बाद में भी तो आओगे। वह उनको दोबारा दुकान पर आने के लिए मौका दे रही थी, ताकि उस अमर जैसे दिखने वाले लड़के से संबंधित सारी बात जान पाए। उन्होंने कहा, आंटी जरूर आएंगे, और चले गए। बरसों बाद आज वह उत्साह से भर गई थी। उसका मन नाच रहा था, झूम रहा था। किसी अनजान खुशी के मिलने के इंतजार में उसे सारी रात नींद न आई। उसे यकीन था कहीं ना कहीं वह लड़का अमर से संबंधित जरूर है, या फिर भगवान का करिश्मा है। अगले दिन वह सब कुछ पूछ लेगी। उसको उसके आज तक के सारे प्रश्नों के उत्तर जरूर मिलेंगे। उत्सुकतावश अगले दिन सुबह जल्दी ही दुकान खोल ली थी प्रिया ने, पर वे नहीं आए। दुकान पर पर्यटकों की भीड़ रोज की तरह ही लगी रही। सारा दिन काम करते करते भी उसकी नज़रें दरवाजे पर ही टिकी रही। कहीं घूमने में व्यस्त हो गए होंगे, उसने सोचा। अपने मन को तसल्ली दी। शाम को उनके इंतजार के कारण दुकान भी देर से बंद की, और यह सोचकर सोई कि लड़के अभी 2 दिन हैं यहाँ, जरूर कल आएंगे, और अगले दिन का इंतजार करते करते सो गई। अगले दिन वह दुकान पर गई और अपनी दैनिक कामों में व्यस्त हो गई। आखिरकार दोपहर को वह लड़कों का ग्रुप आया। कौतूहल बस प्रिया भाग भाग कर उनकी सेवा करने लगी। उनमें इस तरह घुल मिल गई कि उनको भी वह अपनी सी प्रतीत होने लगी। उसने मौका देखकर अमर जैसे दिखने वाले लड़के से वार्तालाप शुरू की। उस लड़के की बातों से पता चला कि उसका नाम गणेश है। उसने अपने गांव का नाम भी बताया। उसके माता पिता के बारे में पूछने पर उनके बारे में बताया कि वह दोनों समाज सेवी हैं। उसने कहा, मेरे पिताजी अपने ज्ञान से हमारे गांव को रोशन कर दिए हैं और कई संस्थाएं भी चलाई हैं और लोगों को जागरूक करके उनकी गरीबी और अनपढ़ता को भी दूर किया है। मेरी माताजी भी उनका पूर्ण सहयोग करती हैं और वह उसकी बातों से प्रभावित हुई। उसे यह समझने में देर न लगी कि उस लड़के का पिता उसका अमर ही है। फिर भी अपने मन को तसल्ली देने के लिए उसने पूछा, क्या नाम है तुम्हारे पिताजी का? तो उसने बताया, अमर शर्मा। अमर शर्मा प्रिया के मुंह से अनायास ही निकल गया। जी हाँ, और मैं गणेश शर्मा। वह एकदम से सन्न रह गई। उसके कान में सन्नाटा पसर गया। तरह तरह के विचार आने लगे। क्या कमी थी अमर मेरे प्यार में कि तुमने दूसरी शादी कर ली? मुझे ढूंढा तक नहीं। क्या कारण था कि मेरा इंतजार तक नहीं किया? क्या मुझसे भी ज़्यादा प्यार करने वाली मिल गई तुम्हें? क्या इतना ही प्यार था तुम्हारा मेरे प्रति? ना जाने ऐसे कितने ही सवाल उठ रहे थे उसके मन में, पर इन सवालों के उत्तर तो अमर से मिलने के बाद ही मिल सकता था। इसलिए उसने अपने आप पर संयम रखने की चेष्टा की और झूठा मुंह बनाते हुए शांत स्वर में बोली, मैं भी एक समाज सेवी हूँ।
मैं इतना प्रभावित हूँ आपके माता पिता के सामाजिक कार्यों से कि एक बार मिलना चाहूँगी उनसे। उन्होंने बताया कि वे लोग आज शाम को ही वापस जा रहे हैं। आप हमारा पता ले लीजिए और आ जाइएगा हमारे गांव में जब भी मन करे। गांव पहुंचकर किसी से भी पूछ लीजिएगा मेरे पापा के बारे में। उनका नाम सुनकर कोई भी आपको खुशी खुशी हमारे घर तक पहुंचा देगा। गणेश बोला। अब प्रिया को और इंतजार नहीं करना था या उससे नहीं हो पाएगा। उसने कहा, बेटा अगर तुम्हारे टीचर को आपत्ति ना हो तो अभी तुम्हारे साथ चलना पसंद करूंगी। मुझे बहुत उत्सुकता है उनसे मिलने की। बाद में ना जाने क्या हो और मेरे पास इस समय ज़्यादा काम भी नहीं है। जी हम सर से बात करके आपको बता देंगे। आप अपना नंबर दे दीजिए। अगर सर ने हाँ कर दी तो हम आपको बता देंगे। आप तैयार रहना शाम तक। उसके अध्यापक को उसके साथ चलने पर कोई आपत्ति नहीं थी। उसने जल्दी जल्दी अपना सामान पैक किया और मन में एक आस लिए उनके साथ रवानगी की। सफ़र बहुत लंबा था। रेल द्वारा तय किया गया। कुल 2 दिन लगे। एक निश्चित स्थान पर पहुंचकर ग्रुप के सभी सदस्यों ने एक दूसरे से अलविदा कहा और अपने अपने अलग मार्ग पर अग्रसर हो लिए। प्रिया और गणेश ने भी सभी साथियों व अध्यापक को अलविदा कहा और अगले गंतव्य के लिए साधन खोजने लगे, क्योंकि गणेश का गांव अभी भी बहुत दूर था। काफ़ी मशक्क़त के बाद उनको एक साधन मिल ही गया। कुछ घंटों बाद गणेश ने सवारी को रुकवाया। वह उन्हें एक मुख्य मार्ग पर ही उतार गया। यहाँ तो कहीं कोई गांव नहीं है। गणेश, प्रिया ने कहा, आंटी मेरे गांव तक कोई साधन नहीं जाता। अब हमें कुछ दूर पैदल ही चलना होगा। कोई बात नहीं। और दोनों पगडंडी के रास्ते हो लिए। मेरे पिताजी भी समाज सेवियों से मिलने को सदा आतुर रहते हैं। वो आपसे मिलकर भी बहुत खुश होंगे। देखना, मैं भी उनकी वही खुशी देखना चाहती हूँ। क्या? कुछ नहीं। गणेश रास्ते पर बातें करता चला जा रहा था। उसने नहीं खबर गणेश उसे क्या क्या बातें कर रहा था, लेकिन उसकी आवाज़ से उसे बहुत लुभा रही थी। खैर, आखिरकार एक निश्चित समय पर गणेश के साथ उसके घर पहुंच गई। एक छोटा सा पर गांव के दूसरे घरों के मुकाबले पक्का था। अंदर गई। उस समय घर पर कोई नहीं था। घर में सामान ज़्यादा नहीं था, पर सब कुछ सुसज्जित, सुव्यवस्थित व तरतीब से लगाया गया था। घर की औरत अनुशासनशील प्रतीत होती थी। गणेश को भी अच्छे संस्कार दिए थे उसने। आंटी आप पानी पियोगी? गणेश पानी लिए खड़ा था। प्रिया ने पानी पिया। गणेश अंदर चला गया। अचानक प्रिया ने दीवार पर एक तस्वीर देखी जिसमें अमर, एक औरत और गणेश था। यह देखते ही उसके संपूर्ण शरीर में एक बिजली सी कौंध गई। उसे ऐसा लगा मानो उसका पूरा शरीर एक ज्वाला में परिवर्तित हो गया हो। उसने वह तस्वीर उतारी और एकटक देखने लगी। गुस्से के कारण उसे तोड़ने को हुई कि अचानक गणेश बाहर आ गया। उसने उसे पल्लू में छिपा ली। आंटी मैं पड़ोस वाली दादी से पूछ कर आता हूँ मम्मी पापा के बारे में कि वे कहाँ गए हैं। वैसे उनका किसी न किसी काम से बाहर जाना लगा ही रहता है। ठीक है, प्रिया ने कहा और वह वहीं बैठ गई। वह ऐसे ही कमरे को देख रही थी कि उसका ध्यान कोने में रखी एक किताब की ओर गया। उसने उठाकर किताब हाथ में पकड़ी ही थी कि तभी गणेश बाहर से आ गया। उसने कहा, आंटी वे 1-2 घंटे में आएंगे, तब तक रेस्ट कर लो। आपको कुछ चाहिए तो बता देना। प्रिया बोली, तुम्हें कुछ खाना हो तो बता देना, मैं बना दूंगी। और उन्होंने ठहाका लगाया, अरे आंटी जी ये बुक, यह तो पापा की है, हिंदी में है, हमको पढ़नी नहीं आती। आप तो पढ़ सकती हो इसे, पढ़ लीजिए आपका टाइम पास भी अच्छे से हो जाएगा। क्या तुम्हारे पापा ने तुमको हिंदी नहीं सिखाई? हमारे गांव में कोई भी हिंदी नहीं जानता।
सफ़र में थका होने के कारण वह कमरे से बाहर ओसारे में पड़े तख्त पर लेट गया। प्रिया ने लाल रंग की मोटी जिल्द वाली उस किताब को उठाया और अपनी जगह आकर बैठ गई। उसने मुख्य पृष्ठ को खोला। उस पर हाथ द्वारा बनाया गया अमर का छोटा सा एक पोर्ट्रेट चिपकाया गया था और पुस्तक का शीर्षक था लौट आओ प्रिया। उसका रोआ रोआ खिल उठा। अपना नाम पढ़कर वो प्रफुल्लित हो उठी। उसके गाल लाल हो गए। उसका अमर अब भी उसको प्रेम करता था। उसका अमर के प्रति विचार गलत साबित हुआ था। उसने यह किताब अपनी प्रिया की यादों में उसके नाम लिखी थी। भाषा हिंदी थी, इसलिए छुपाकर नहीं रखी होगी ताकि कोई चाह कर भी ना पढ़ पाए। उसने किताब पृष्ठ दर पृष्ठ पढ़ना शुरू किया। मेरी प्रिय प्रिया, यह हमारी शादी की पहली सालगिरह का दिन था। मैं काम निपटाकर जल्दी ही घर के लिए निकल पड़ा था। तुम्हारे लिए एक सरप्राइज प्लान कर रखा था मैंने, पर यह क्या शायद किस्मत को मंजूर ना था। कुदरत ने मेरे लिए ही सरप्राइज प्लान कर रखा था। जैसे ही मैं बाहर निकला, पानी के बहाव ने मुझे अपनी गिरफ्त में ले लिया। जब आँख खुली तो मैंने खुद को एक आदिवासी क्षेत्र में पाया। मैंने देखा कि कुछ आदिवासी लोग मेरे इर्द गिर्द खड़े हैं। मुझे उनकी भाषा का एक शब्द भी समझ नहीं आ रहा था। उन्होंने शरीर पर नाम मात्र के कपड़े पहन रखे थे और उन्होंने मुझे एक टूटी फूटी झोपड़ी के अंदर घास फूस की एक बिस्तर पर लेटाया हुआ था। एक लड़की जिसको वह सरकी कहकर बुला रहे थे, मेरे माथे और पैरों पर लेप लगा रही थी। मेरे तन पर भी नाम मात्र के ही कपड़े थे। मेरे होश में आने के कारण उनके चेहरे पर खुशी का भाव था। अचानक मैं उठ बैठा और प्रिया प्रिया चिल्लाने लगा। वह मेरी कोई भी बात समझ में नहीं पा रहे थे। मैंने उठने की कोशिश की, पर यह क्या, मैं खुद को असहाय महसूस कर रहा था। मेरे पैर और मेरे हाथ निश्चल हो चुके थे। मैं रोने लगा। उन्होंने मुझे करुणामयी दृष्टि से देखा और सांत्वनापूर्ण भावों से पुनः लेटा दिया। वह लड़की मेरे माथे पर फिर से लेप लगाने लगी। मुझे राहत महसूस हुई। यह लोग अनपढ़ और गरीब थे। शहरीकरण और आधुनिकता इनके पास दूर दूर तक न थी। मुझे बाद में पता चला कि मुझे 2 महीने बाद होश आया था। 1.5 वर्ष तक मैं ऐसे ही निसहाय हालत में पड़ा रहा। कई बार सोचा कि ऐसी ज़िंदगी से तो अच्छा मर जाऊं, पर मुझे विश्वास था कि मेरी प्रिया मेरा इंतज़ार कर रही होगी, घर पर मेरे सरप्राइज का इंतज़ार कर रही होगी और मैं अपने ठीक होने तक का इंतज़ार करने लगा। उस लड़की ने मेरी बहुत सेवा की। ऐसा लगा कि उस लड़की को भगवान ने सिर्फ मेरी सेवा के लिए ही पैदा किया हो। वह मुझे सहनशील, धैर्यवान और उज्ज्वला सी प्रतीत हुई। मैंने अपने लिए उसका नामकरण गीता कर दिया। गीता की 1.5 वर्ष की तपस्या और सेवा की लगन की वजह से अब मैं धीरे धीरे चलने लगा था। मेरे हाथ भी चलने लगे थे। इतने लंबे समय से उनके संपर्क में रहने के कारण मैं उनकी भाषा समझने लगा था, पर अभी सही तरीके से ठीक ना हुआ था। उसमें अभी समय था। जब मैं पूरी तरह से ठीक हो गया तो मैंने गीता से कहा कि मैं प्रिया के पास जा रहा हूँ। 2 साल में मैंने उसके सामने तुम्हारे ना जाने कितने किस्से सुनाए होंगे। उसकी आंखों में आंसू आ गए। मैं उसके आंसुओं का राज ना जान पाया, लेकिन उस दिन बहुत तेज बारिश हुई। कच्चा इलाका होने के कारण सब तरफ कीचड़ ही कीचड़ हो गया। मैं जा ना सका। उस रात मुझे बहुत तेज बुखार हुआ। कोई भी तरकीब मेरा बुखार कम करने के काम नहीं आ रही थी। मैं घास फूस, पराली और नाम मात्र के कपड़ों में लिपटा सर्दी से कांप रहा था और बेसुध था। गीता से मेरी हालत देखी ना गई। उसने एकमात्र जोड़ी अपने कपड़े उतारकर मुझे ढक दिया, पर फिर भी कोई असर नहीं हुआ।
मेरे शरीर को गर्माहट देने के लिए वह मुझसे सटकर लेट गई, जैसे हम दोनों सोते थे। तभी न जाने मुझ पर कैसा आवेश सवार हुआ। खुमारी के आवेग में गीता को प्रिया समझ बैठा और उसके साथ सहवास कीड़ा कर बैठा। मुझे अपनी इस बात का उस समय कुछ भी अंदेशा नहीं था। इस घटना से मैं अनभिज्ञ था। सुबह जैसे ही आँख खुली तो देखा गीता रो रही थी, पर उसने मुझे कुछ नहीं बताया। बुखार ठीक होने के बाद मैं शहर की ओर चला, तुम्हें अपनी प्रिया को ढूंढने। मुद्दत बाद शहर के वातावरण से अवगत हुआ। मेरी वेशभूषा पर सब हंस रहे थे। मैंने वहाँ कुछ मजदूरी का काम किया और अपने लिए आधुनिक कपड़े खरीदे। अपने शहर के बारे में जानकारी मिली तो पता चला कि वहाँ तो सब कुछ तबाह हो चुका था। मैं सहम गया। मैं एक प्रेस में गया और तुम्हारी गुमशुदगी का इश्तिहार छपवाने की बात कही। उन्होंने कहा, फ़ोटो दे दीजिए सर। पर यह क्या, मेरे पास तो एक भी फ़ोटो नहीं थी तुम्हारी। उसने कहा, फ़ोटो के बिना तो बात नहीं बनेगी, और वो भी 2 साल पहले की बात। प्रिया, तुम्हें तो पता था कि मुझे चित्रकला भी नहीं आती थी, कि तुम्हारा चित्र बना देता और कॉपी कराकर जगह जगह लगा देता। एक आर्टिस्ट के पास गया, उसने तुम्हारा चित्र बनवाया, पर वह तुमसे मिलता जुलता नहीं था। फिर इश्तिहार दिया, इंटरनेट पर भी ढूंढा, पर तुम्हारा कुछ पता ना चला। यहाँ वहाँ मारा मारा प्रिया प्रिया कहता हुआ भटकता रहा। लोगों की तुम्हारी जिंदा होने की गलत धारणा सुनते सुनते अपना जीवन नष्ट करने की बात सोची। फिर सोचा कि भगवान ने मुझे क्यों बचाया जब मेरी प्रिया ही नहीं रही। मुझे वह जगह याद आई जहाँ मेरी आँख खुली थी। मुझे लगा उस स्थान से मेरा कोई रिश्ता होगा। भगवान कुछ न कुछ सोचकर ही मुझे उस स्थान पर भेजा होगा। अचानक मुझे गीता की याद आई, उसकी सेवा की याद आई। तुम्हारे प्यार ने मुझे इतना निर्दयी बना दिया था कि गीता की तपस्या देख ही नहीं पाया। उसके पास जाने का मन बनाया। कई महीनों बाद मैं इसी गांव में वापस आया। गीता से मिला और देखा गीता के हाथ में एक बच्चा था। उसने आंखों में आंसू भरकर उस बच्चे को मेरे पैरों पर रख दिया और बोली कि यह बच्चा आपका है। यह सुनकर तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उसके पिता ने हाथ जोड़कर रोते हुए कहा कि इसकी बेटी को अपना ले। यहाँ भी कुंवारी माँ को गलत नज़र से ही देखा जाता था। गीता अग्नि परीक्षा देने के लिए भी तैयार थी। उसने मुझे मेरी उस रात की भूल याद करवाई। मैं आत्मग्लानि से भर गया। सोचा कि मैंने यह क्या अनर्थ कर दिया। मैंने तुम्हारे साथ धोखा दिया है प्रिया। पढ़ते पढ़ते प्रिया की आंखों से आंसू टपककर किताब पर गिरने लगते हैं। सोचने लगी कि तुम्हारी उसी भूल की बदौलत तो आज मैं यहाँ बैठी हूँ अमर। मैंने उसके साथ मजबूरी में विवाह किया, पर आज तक मन से ना अपना पाया उसको। मेरे दिल में अभी भी तुम्हारा ही प्रेम है। वह ये बात बखूबी जानती है, पर उसे कोई शिकवा नहीं है मुझसे। मैं उसकी इज्जत करता हूँ, सम्मान करता हूँ। शायद उसने जो मेरे लिए किया कोई और ना कर पाता, पर उसको तुम्हारी जगह नहीं दे सकता। हार कर मैंने यहीं रहने का फैसला किया और यहाँ अपने ज्ञान को बांटकर यहाँ के लोगों की निर्धनता और असाक्षरता को दूर करने का अपना लक्ष्य बनाकर जीवन यापन करने का संकल्प किया। अब इतना समय हो गया है प्रिया कि मैं तुम्हारी शक्ल भी भूल गया हूँ। प्रिया, तुम मेरी आंखों से ओझल हो चुकी हो, पर तुम मेरी रोम रोम, मेरी रूह, मेरी आत्मा में समाई हुई हो। काश तुम देख पाती प्रिया कि मैं तुम्हारे बिना कितना अधूरा हूँ। जानती हो प्रिया, किताब पढ़ते पढ़ते अचानक गणेश की आवाज़ से उसकी तल्लीनता टूटी। गणेश बाहर से उसे आवाज़ लगाता है कि आंटी, मेरे मम्मी पापा आ गए हैं। गली के छोर पर खड़े हैं। कुछ लोगों ने उन्हें रोक कर रखा है, कहकर उसी दिशा की ओर चला जाता है।
प्रिया भी अपने प्रियतम को देखने को आतुर हुई। मतवाली हथनी की भांति कूदकर बाहर गली में निकल जाती है। उसने गांव में एकदम से अमर के सामने जाना ठीक न समझा और वहीं एक पेड़ की आड़ में खड़ी होकर दूर से ही अपने प्रियतम का दीदार करने लगी। उसने अमर को देखा और बस इसी तरह देखती रही जैसे कोई बिछड़ी आत्मा गुरु के दीदार पाने पर देखती है, जैसे कैदी बरसों बाद छूटने पर अपने घर को देखता है, जैसे कई दिनों का भूखा खाने को देखता है। इसी तरह सावधान मुद्रा में खड़ी हुई अपने नेत्रों को आनंद प्रदान करती रही प्रिया। हाँ, अब उसका अमर दिखने में वैसा नहीं था। सर के आगे के बाल थोड़े उड़ गए थे और कुछ बाल सफ़ेदी को पा गए थे। चेहरे पर प्रौढ़ता आ गई थी। अब उसका नटखट अमर सुलझा हुआ और समझदार व्यक्ति लग रहा था। तभी उसकी नज़र पास खड़ी औरत पर गई। यह वही औरत थी जिसको उसने अंदर अमर के साथ तस्वीर में देखा था। सांवली थी पर उसका चेहरा किसी दिव्य कांति सा प्रकाशमान था। चेहरे से सकारात्मक बह रही थी। छलता का उसके मुंह पर लेस मात्र भी अंश नहीं दिख रहा था। पता नहीं कौन सी भाषा में वे दोनों गांव वालों को कुछ समझा रहे थे और गणेश भी वहीं जाकर खड़ा हो गया था। प्रिया ने कुछ सोचा और कुछ देर ऐसे ही विचार मग्न अवस्था में खड़ी रही। नहीं, वह अमर के जीवन में दूसरी त्रादसी बनकर नहीं जा सकती। प्रिया ने सोचा, अमर का जीवन गीता का दिया हुआ है और वह उसकी तपस्या का फल है। मैं उससे उसकी तपस्या का फल नहीं छीन सकती और अपनी प्रेम की स्वार्थ में गीता और गणेश की जिंदगी नहीं तबाह कर सकती। वैसे भी अमर के अंदर मेरे लौट आने की कोई कामना शेष नहीं है। वह लोगों का मार्गदर्शन करके अपने जीवन का सही तरीके से निर्वाह कर रहा है। मैं उसके समुद्र रूपी जीवन में वो चंचल लहर बनकर दाखिल नहीं होऊंगी जो उसके परिवार को तबाह कर सकती है। तुम मेरे लिए बने ही नहीं थे अमर। प्रिया ने ठंडी आह भरी। तुम गीता के हो, उसकी तपस्या का फल, और मुझे मेरी तपस्या का फल मिल गया है। हाथ में पकड़ी किताब की ओर देखती है जिसे वह अमर को देखने की उत्सुकता में साथ में ही बाहर ले आई थी। कम से कम इतना तो हक है ही उसका, 20 वर्षों के इंतजार का। और यह किताब तुमने मेरे लिए ही तो लिखी है, किसी और को इस किताब के मर्म की समझ कहाँ। मेरे जो सवाल थे उनका जवाब मुझे मिल गया है। कम से कम तुम्हारे वजूद और स्थान की तसल्ली तो है अब। और जितनी बार तुमने इस किताब में मेरा नाम लिया है उनको पढ़कर ही मेरे जीवन का एक एक दिन गुजर जाएगा। नहीं, वह अमर से नहीं मिलेगी। उसने निर्णय लिया। कुछ देर और निहारती है अपने प्रियतम को, फिर जल्दी से अंदर जाती है और अपनी तपस्या का फल, वह वहाँ पड़ी अमर की तस्वीर जिसे वह तोड़ना चाहती थी को अपने थैले में डालती है। पता नहीं कौन से पंख लग गए थे उसको कि वह तेजी से पगडंडी के रास्ते हो लेती है ताकि उसे जल्दी से मुख्य मार्ग पर अपने गंतव्य के लिए साधन मिल सके। इधर गणेश अमर और गीता को किसी भाषा में कुछ बताता है। वे घर आते हैं पर प्रिया का कहीं दूर दूर तक अता पता नहीं था। घर आने पर गणेश अमर को सब कुछ बताता है, लेकिन जब देखता है तो वहाँ पर कोई नहीं था। अचानक अमर की नज़र दीवार पर टंगी तस्वीर और अपनी लिखी किताब पर पड़ी। वे वहाँ से गायब थे। अब अमर को कुछ कुछ समझ में आने लगा। वह दौड़ता हुआ पगडंडी के रास्ते होते हुए मुख्य मार्ग की ओर बढ़ने लगा। जैसे ही वह मुख्य मार्ग पर पहुंचा तो देखा प्रिया बस पर सवार हो चुकी थी। अमर की आंखें भर आई थी। वह वहीं सड़क पर खड़े होकर प्रिया की तरफ हाथ हिलाने लगा। प्रिया से भी रहा ना गया। उसने भी बस के गेट पर आकर अमर को हाथ दिया। दोनों की आंखों से आंसू लगातार बहे जा रहे थे। प्रिया के ऐसे चले जाने का कारण अमर समझ रहा था।
क्योंकि उन दोनों के बीच में गीता की तपस्या जो शामिल थी। वापस लौटते समय अमर को आज सुकून मिला था, क्योंकि उसकी प्रिया आज भी जिंदा है। उसका मन बार बार हुआ कि वह प्रिया के पास वापस लौट जाए, लेकिन एक तरफ गीता व गणेश और दूसरी तरफ प्रिया का इसलिए वहाँ से चले जाना कि गीता और अमर का घर ना बिखरे। आज अमर और प्रिया दोनों अलग होकर भी बहुत खुश थे, क्योंकि उनका जीवन साथी आज भी जिंदा है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अपनी अगली कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।